आप सभी स्टूडेंट्स को राधे राधे। वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह मेंस आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है। यह वीडियो पार्ट 5 है। इससे पहले पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं। मेंस की समस्या तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या है। बहुत सारे स्टूडेंट का एक गलत नज़रिया बनता जा रहा है कि लॉ में अच्छे नंबर नहीं आते, स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, एवरेज मार्किंग होता है, हताश और निराश हो जाते हैं। मेरी अपनी भी एक समस्या है कि मैं अगर किसी लॉ स्टूडेंट को देखता हूँ कि वो निराश और हताश है तो मुझे काफ़ी कष्ट होता है। तो आप तमाम बच्चे लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप निराश और हताश ना हो। आप ये जान लें कि लॉ में साइंस ऐसे नंबर आ सकता है। ये पता नहीं कुछ इस तरह के हालात बनते गए कि भैया लॉ का रट्टा मार लो किसी तरह से। हमने अपने पिछले वीडियोज में ये भी कहा है कि अगर लॉ का आप रट्टा मारते हैं तो एक नैतिक अपराध कर रहे हैं। लॉ का रट्टा नहीं मारना है, लॉ को समझना है। आप समझ गए तो रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी और जीवन में कभी उन चीज़ों को आप भूलेंगे नहीं और आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा वैसी स्थिति में। तो चलिए, इस सीरीज में पिछले पार्ट में हमने दिखाया आपको कि मेंस की कॉपी आरटीआई के द्वारा निकाली गई थी। क्वेश्चन क्या था वो भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, कितने नंबर का था, स्टूडेंट ने उसके आंसर क्या लिखे और उन्हें क्या मार्क्स मिले वैसे आंसर पे। इन चीज़ों पे भी चर्चा हुई कि उन्हें कैसे आंसर लिखना चाहिए था, कैसे अच्छे नंबर मिलेंगे। आप वो सारे वीडियोज आप ज़रूर देखिएगा। हमने कौन से क्वेश्चन का आंसर आप कितने स्पेस में लिखेंगे, कितने पेजेज में लिखेंगे, तो इस तरीके से हम लोगों ने किया है और मैंने भी ये मुहिम शुरू की है आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के बेहतरी के लिए कि आपका मेंस अच्छा हो। आपको किसी भी समय अगर हमारी आवश्यकता हो तो आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर मुझसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपका भविष्य शानदार हो, आपके सपने साकार हो, ये हमारी ईश्वर से दुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग डीटीएस चलाते हैं, डेली क्वेश्चन सीरीज, डेली टेस्ट सीरीज। और डीटीएस जैसे आज मैंने जो पढ़ाया उसी क्वेश्चंस पे होते हैं। तो ये पहले का क्वेश्चन है। हमारे सीएलसी ग्रुप में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज, ग्रुप सर्विसेज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें 9262810582 पे व्हाट्सएप करें। आपको सीएलसी के फ्री ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। हमारे यहाँ फ्री ग्रुप और पेड ग्रुप हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो इसमें हम लोग डीटीएस में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, डेली टेस्ट सीरीज या डेली क्वेश्चन सीरीज। तो क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से पूछते हैं जिसे पढ़ाते हैं, पढ़ाने के तुरंत बाद पूछते हैं या अगले दिन पूछते हैं, और उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन निकालते हैं पीटी के लिए, एक क्वेश्चन निकालते हैं मेंस के लिए और एक क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए निकालते हैं। तो ये इस वीडियो का थीम है। आज हम किसी की कॉपी नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा सा दूसरा डीटीएस पे, ये मेंस आंसर राइटिंग सीरीज कभी डीटीएस पे, कभी मेंस की कॉपी पे, कभी वैसे, मतलब काफ़ी रेंज और काफ़ी वेराइटीज इनमें होंगी। तो टीपीए में एक्शनेबल क्लेम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पीटी में भी क्वेश्चन होते हैं, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी पूछा जाता। और एक्शनेबल क्लेम का डिफिनीशन सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दिया हुआ है। तो अब इस वीडियो में तो मैं आपको एक्शनेबल क्लेम अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें शॉर्ट में आप इतना जान लीजिए कि एक्शनेबल क्लेम जो है, जस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लूँ।
शॉर्ट में आप ये जानिए कि एक्शनेबल क्लेम दो चीजों को एज पर जो डेफिनेशन दिया गया है एक्शनेबल क्लेम का, एक तो दो है, एक तो हो गया अनसिक्योर्ड डेट और दूसरा हो गया एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी not in possession of claimant। तो ये दो ही परिभाषा में दिया गया है। अब जब एक्शनेबल क्लेम से, एक्शनेबल आपके माइंड में ये जरूर होना चाहिए कि एक्शनेबल क्लेम से किस तरह के क्वेश्चन पीटी में होता है, किस तरह के क्वेश्चन मेंस में होते हैं, अगर इंटरव्यू में पूछना है तो क्या पूछ सकते हैं, उनके आंसर क्या होंगे, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आज का क्वेश्चन जो है, इस वीडियो क्वेश्चन एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर से, तो हम लोग ये क्वेश्चन खुद बनाते हैं। ये क्वेश्चन पूरे सिलेबस के मद्देनजर आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी, ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन आपको कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, ये हम लोग अपना खुद का बनाते हैं। इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करने का आइडिया सिर्फ इतना है कि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाए, सिलेबस पे पकड़ मजबूत हो जाए। तो मैं अब क्वेश्चन, ये दो होते हैं एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम जो ऐसा क्लेम जिस पे एक्शन लिया जा सके, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा क्लेम जिस पे लीगल एक्शन लिया जा सके, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लेम हैं जिन पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन वो सबके सब एक्शनेबल क्लेम नहीं होंगे। सिर्फ वही एक्शनेबल क्लेम होंगे जो नंबर 1 अनसिक्योर्ड डेट, डिफिनीशन में दिया गया है अदर देन डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज प्लेस, लंबा सा डिफिनीशन आप देखेंगे। तो पहला कि अनसिक्योर्ड डेट और दूसरा एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन ऑफ क्लेमेंट। ये नॉट इन पोजीशन ऑफ क्लेमेंट लिखना बहुत आवश्यक है। आपने रट्टा मारा है तो याद आया, नहीं याद आया, भूल गए और छूट गया, तो नॉट इन पोजीशन इसलिए लिखना आपको जरूरी है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पोजीशन में ही है तो फिर क्लेम नहीं बनता, तो इसलिए नॉट इन पोजीशन लिखना जरूरी है। मैं बस देखिए, मेंस आंसर राइटिंग बहुत ही आसान काम है। आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए और ये चीजें हो जाएंगी। एक्शनेबल क्लेम एक तरह की प्रॉपर्टी है और ये ट्रांसफर इनका हो सकता है, और इसके ट्रांसफर के लिए जो सेक्शन, अब ट्रांसफर एक्शनेबल क्लेम इज ए ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन पहले पीटी का देख लेते हैं। ए ओज ₹500 टू बी, मतलब ए ने 500 रुपए कर्ज लिए थे बी से, मतलब ए डेटर हो गया, बी क्रेडिटर हो गया। बी ने इस डेट को सी को ट्रांसफर कर दिया बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इस ट्रांसफर का कोई नोटिस ए को नहीं दिया गया। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ₹500 पर्सनल लायबिलिटी है ऑफ ए एंड हेंस इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ये गलत है। ये जो 500 रुपए की जो लायबिलिटी है, 500 रुपए मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो आपको लेने का हक वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। क्योंकि आपको मिला नहीं है तो नॉट इन योर पोजीशन, तो ये 500 रुपए का जो कर्जा है ये एक एक्शनेबल क्लेम है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है कि पर्सनल लायबिलिटी है। अरे 500 रुपए पे करने की एक ही लायबिलिटी है, ठीक है पर्सनल लायबिलिटी, बट लायबिलिटी
अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का इंस्टिंक्ट होता है उसकी ट्रांसफरेबिलिटी। ऑल प्रॉपर्टीज आर ट्रांसफरेबल। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हम लोग टीपीए को आगे आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो पहला आपका गलत हो गया, सिंस नोटिस वाज नॉट गिवन, तो एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर में नोटिस की आवश्यकता ही नहीं है। केवल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग जैसे ही हुआ वैसे ही वो कंप्लीट हो जाए। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, तो सी ऑटोमेटिकली रॉन्ग होगा। इट्स ए वैलिड ट्रांसफर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आपसे पूछा गया है डिस्कस द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। ये 10 नंबर का पूछा गया है। अगर मान लीजिए कि पूरा एक्शनेबल क्लेम से फुल लेंथ क्वेश्चन होता तो फिर आप एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन कीजिए, क्या एक्शनेबल क्लेम है, क्या एक्शनेबल क्लेम नहीं है, वो सारी चीजें आपको लिखना चाहिए था। आपसे स्पेसिफिकली कि भाई एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर करना है तो कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए सेक्शन 130 है। सेक्शन 130 को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। आप बेयर एक्ट जरूर पढ़ें। अगर बेयर एक्ट को पढ़ के आप समझ लेते हैं, बेयर एक्ट को तोड़ तोड़ के पढ़ें, उनका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इनपुट दे दूं मेंस के क्वेश्चन के लिए। आप पिछले वीडियोज को देखिएगा, हमने उनमें बताया है कि कितने नंबर का, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसे कितने स्पेस में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो सारी चीजें डिस्कस की है। आप उस फार्मूले को अमल में लाइए। तो सेक्शन 130 कहता है द ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम वेदर विथ और विदाउट कंसिडरेशन। तो ये जो एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर विथ कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता। तो पहली चीज कि ट्रांसफर जो है विथ और विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है। अगली लाइन है shall be effected only by the execution of an instrument in writing। तो एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर ओनली बाय द एग्जीक्यूशन, ओनली, तो सिर्फ राइटिंग में लिख दिया जाए तो ट्रांसफर हो जाएगा और उस राइटिंग को रजिस्टर्ड करवाने की आवश्यकता नहीं। इंडोर्समेंट भी हो जाएगा प्रॉमिसरी नोट में, तो ट्रांसफर इज कंप्लीट। अब इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होगा तो भाई स्वाभाविक है कि साइंड बाय ट्रांसफरर और हिज डूली ऑथराइज्ड एजेंट शैल बी कंप्लीट एंड इफेक्चुअल अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट। एग्जीक्यूशन मतलब वो इंस्ट्रूमेंट साइन हो गया तो कंप्लीट हो जाएगा। एंड देयर अपॉन ऑल द राइट एंड रिमेडीज ऑफ ट्रांसफरर। तो ट्रांसफरर का जो राइट रिमेडी है वेदर बाय वे ऑफ डैमेजेज और अदरवाइज शैल वेस्ट इन द ट्रांसफरी, वो सारे के सारे ट्रांसफरी में हो जाएंगे। वेदर सच नोटिस ऑफ ट्रांसफर एज इज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड बी गिवन और नॉट। तो देखिए लास्ट लाइन पे पीटी का क्वेश्चन था, इसमें आपको एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर होता है तो भाई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, ट्रांसफर के नोटिस देने का। अब जैसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है यहीं पे हम लोग ए बी सी में थोड़ा यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। ए ने 500 रुपया कर्ज लिया है बी से और बी ने अपना कर्ज ये सी को ट्रांसफर कर दिया। अगर एक कागज पे भी बी लिख के दे देगा, बी यहाँ पे होता है ट्रांसफरर, सी होता है ट्रांसफरी। बी ने ये सी को ट्रांसफर किया, इस बाबत ए को नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बेसिक थीम हो गया। और ये आप हमने पिछले वीडियोज में बताया था कि मेंस आंसर राइटिंग स्टेज 2 है। हर वीडियो में आप देखेंगे स्टेज 1 है कि एक्शनेबल क्लेम क्या है, इसका ट्रांसफर कैसे होता है, ये बेसिक आपको समझना, इनका केस लॉ याद करना। उसके बाद स्टेज 2 है आंसर राइटिंग और फाइनल स्टेज 3
कि जो आपने लिखा किसी योग्य और अनुभवी आदमी से उसे चेक कराएं कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत शानदार तकरीबन साइंस ऐसे नंबर आ सकते हैं मेंस में, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए मैं ये मुहिम चला रहा हूँ। लॉ से आसान इस धरती पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, सबसे आसान सबसे सरल सब्जेक्ट है। प्रॉब्लम यह है कि अगर इस पे डिस्कशन हो, इसे समझाया जाए अच्छे तरीके से तो यही बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। डिस्कशन ना हो, समझाया ना जाए तो फिर यही बहुत बड़ी परेशानी का कारण भी बन जाता। तो विद दीज इनपुट्स अब हम लोग मेंस आंसर राइटिंग में आएंगे। मैंने कहा था कि आप मेंस में क्वेश्चन को 1-2 बार 2-3 बार जरूर पढ़ें। आपसे केवल लिमिटेड पूछा जा रहा है कि प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए अब आप चले गए पूरा का पूरा एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन करने, क्या एक्शनेबल क्लेम है क्या नहीं है, तो वो पोर्शन आपका रेलिवेंट नहीं होगा। वो पोर्शन अगर एक्शनेबल क्लेम पे आप लिख रहे हैं, आपसे एक्शनेबल क्लेम पे नहीं पूछा गया है, आपसे ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम पे पूछा गया है, तो आप फोकस करें कि एक्शनेबल क्लेम का कैसे ट्रांसफर हो सकता है। मैं चूंकि आप क्या लिखेंगे वो सारी चीजें मेंस के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हाउ दिस इज टू बी रिटन मेंस में। आप जैसे मेंस आंसर राइटिंग के 3 पार्ट होते हैं। मैंने पिछले वीडियोज में भी, यहाँ भी कुछ बच्चे लोग कहते हैं कि सर आप रिपीट करते हैं। उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, मान लीजिए ये वीडियो फर्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट देख रहा, पीछे के वीडियोस ना देखे उसने, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है उसे समझ में ना आए। तो थोड़ा थोड़ा मैं रिपीट करता हूँ कि अगर कोई नया बच्चा इस वीडियो को आज पहली बार देख रहा है तो उसे कोई असुविधा ना हो, और इसी कारण से रिपीट करता हूँ। तो मेंस आंसर राइटिंग के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट इंट्रो, दूसरा पार्ट बॉडी, और तीसरा पार्ट आपका कंक्लूजन। तो इंट्रो इसमें क्या देंगे, तो एक्शनेबल क्लेम के बारे में, ट्रांसफर के बारे में पूछा गया है। तो देखिए मैं एक इंट्रो आपको लिख के दिखाता हूँ। अनसिक्योर्ड डेट एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट in movable party not in possession of claimant is considered as actionable claim। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लॉज। शॉर्ट में ये भी एक्शनेबल क्लेम इज ट्रीटेड एज ए वैल्यूएबल प्रॉपर्टी एंड अंडर इंग्लिश लॉ it is known as choose in possession। ये आपका इंट्रो हो गया। एग्जामिनर इन चंद लाइनों से समझ जाएगा कि इस टॉपिक पे आपकी अच्छी पकड़ है, उसका दिल खुश होगा, एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी और वो आपको बहुत अच्छे अच्छे नंबर दे सकता है। साइंस ऐसा, ये फर्स्ट आपका ओपनिंग लाइन हो गया। जो ये क्वेश्चन है कि प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ,
अब देखिए, अब आपको कीवर्ड कुछ याद रखना है। तो कीवर्ड क्या क्या है ट्रांसफर के लिए? अभी आपको मैंने दिखाया था कि भैया एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर विथ और विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है। कीवर्ड को आप इंग्रेडिएंट कह सकते हैं। दूसरा कीवर्ड कि ये भाई शैल बी इफेक्टेड ओनली बाय एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये दूसरा कीवर्ड। ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा ट्रांसफरर के द्वारा साइन किया जाएगा, ये तीसरा कीवर्ड। और जैसे ही साइन हो जाएगा तो ये कंप्लीट होगा और ट्रांसफरर का सारा राइट जो है ट्रांसफरी में वेस्टेड हो जाएगा। और इस ट्रांसफर का कोई नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया, दैट इज इमैटेरियल वेदर सच नोटिस ऑफ ट्रांस। तो ये चार चीजें आपको लिखनी है, एक दो केस लॉ आपको लिख देना है, हो गया आपका शानदार आंसर। तो आइए अब इसको कैसे लिखेंगे। द प्रोसीजर फॉर transfer of actionable claim is provided under section 130 TPA, which says that an actionable claim is transferable, says that an actionable claim is transferable whether any consideration is there or not, is there or not. It means consideration is immaterial. कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब पैरा चेंज पहले। अब दूसरा लिखिए, एक्शनेबल क्लेम। आपको दूसरा कीवर्ड क्या बताया था? शैल ओनली बाय द इंस्ट्रूमेंट, ओनली बाय इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इंस्ट्रूमेंट का देखिए कितना शानदार है। ए डॉक्यूमेंट बाय व्हिच राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी इज आइदर क्रिएटेड और एक्सटिंग्विश्ड और डिस्चार्ज। तो ऐसे तो ये shall only by instrument in writing, it does not require registration, writing is sufficient. नेचुरली उस राइटिंग पे किसका साइन होगा? ट्रांसफरर का। थर्ड पॉइंट, जैसे ही as soon as writing is complete, and it bears signature of transferor, तब क्या होगा? ट्रांसफर इज कंप्लीट। ट्रांसफर कंप्लीट हो गया तो इसका असर क्या होगा कि जो ट्रांसफरर का जो राइट लायबिलिटी, ट्रांसफरर के जो सारे राइट हैं वो ट्रांसफरर से ट्रांसफरी में वेस्ट कर जाएगा। और पांचवा पैरा चेंज करके आप लिखिए कि लास्ट लाइन प्रोवाइड्स
कि whether notice is not necessary to be given to the debtor. अब देखिए थोड़ी देर के लिए, अब ये तो आंसर राइटिंग स्टेज 2। अगर स्टेज 1 में आप होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई नोटिस इज नॉट नेसेसरी। अब देखिए थोड़ा देर के लिए, ए ने कर्ज लिया 500 रुपए का, 20 है। ये 500 रुपया ए ने कर्ज के तौर पे लिया, तो ये 500 रुपया बी का प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, बी की प्रॉपर्टी है। सी को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं नोटिस दूंगा ए को। नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, नोटिस चाहे तो दे सकते हैं, जो कि आगे के सेक्शंस में, ताकि ये जो है वो किससे डील करेगा अब उसे पता ही नहीं। इलस्ट्रेशन में एक ऐसा दिया हुआ, मैं अब क्लासेज में जब एक्शनेबल क्लेम आपको पढ़ाऊंगा तो वो सारी चीजें आपको तमाम ए टू जेड सारी डिटेल्स मिलेंगी। ये तो मैं एक नमूना के तौर पे कि ओनली डिस्कसिंग लिमिटेड एस्पेक्ट से बता रहा हूं कि भैया ट्रांसफर का प्रोसीजर क्या। तो ये 500 रुपए कर्ज है ए पे, तो ये ए का जो कर्जा है 500 रुपए, ये बी की प्रॉपर्टी है। ए कौन होता है कि उसे नोटिस मिले या ना मिले? हाँ, इक्विटी के ग्राउंड पे या फेयरनेस में ए को भाई पता होना चाहिए कि भाई अब ये 500 रुपया वो किसको देगा, बी को देगा कि सी को देगा। तो आप इलस्ट्रेशन ए देखेंगे इसमें कि बी ने ये पैसा जो है ट्रांसफर कर दिया सी को, और उसके बाद बी बेईमान हो गया, ए को पता ही नहीं इस ट्रांसफर का। ये मेंस का पार्ट नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए, क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। मेंस में ये पूछा ही नहीं गया है आपसे। मैं बाकी उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि भैया क्लैरिटी के साथ आप पढ़ेंगे तो उसका असर क्या होगा। तो अब बी का इरादा बेईमान हो गया, बी ने अपना ये एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर दिया और फिर ए से 500 रुपए ले भी लिए, ए ने पेमेंट भी कर दिया और ये पेमेंट वैलिड है, और सी कैन नॉट सू ए फॉर द डेट। तो ये इक्विटी के ग्राउंड पे है, लेकिन सी ए को नहीं सू कर सकता, लेकिन सी जो है बी को अभी भी सू कर सकता है। तो ये सब आगे की चीजें मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा फिर कभी। एक्शनेबल क्लेम से संबंधित एक केस है सनराइज एसोसिएट्स का, और ये सनराइज एसोसिएट्स का केस सुप्रीम कोर्ट का है। केस लॉ आप लिखेंगे तो आपको और अच्छे नंबर आएंगे। कुछ केस लॉ मैं बता रहा हूँ आपको, 2 केस लॉ बताऊंगा, 2 से ज्यादा नहीं बताऊंगा, केसेस तो बहुत हैं। सनराइज एसोसिएट्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर कई सारे तरीकों से हो सकता है, और उन तरीकों में एक्शनेबल क्लेम का सेल हो सकता, एक्शनेबल क्लेम का गिफ्ट हो सकता, एक्शनेबल क्लेम का एक्सचेंज हो सकता है, एक्शनेबल क्लेम का मोर्टगेज हो सकता। और एक्शनेबल क्लेम के मोर्टगेज का एक अलग से सेक्शन है, इसमें वो हम लोग देखेंगे अभी। सेक्शन 134 इंटरव्यू का क्वेश्चन उससे पूछा गया। एक्शनेबल क्लेम एक प्रॉपर्टी है और इसका मोर्टगेज किया जा सकता।
अब देखिए ये एक थोड़ा नया सा चीज है। सेक्शन 134 आप पढ़ेंगे। मोर्गेज तो हम लोग सिर्फ यही जानते थे कि जब इमूवेबल पार्टी रीपेमेंट ऑफ लोन के सिक्योरिटी के तौर पे ऑफर की जाती है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को मोर्गेज कहते हैं। 6 तरह के मोर्गेज हैं, लेकिन 134 में एक्शनेबल क्लेम को गिरवी रख के लोन हासिल किया जा सकता है और इस प्रक्रिया को हम लोग मोर्गेज डेट कहते हैं। 134। तो ये सब आपको बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क नहीं करना, बेसिक ABCD पढ़ना है बस स्टार्टिंग का और समझना है, हो गया आपका काम। तो सनराइज एसोसिएट्स में कि कई जो ट्रांसफर के जो जनरल मोड है वही मोड इसका भी हो सकता है। और एक और केस है कि राइट टू पार्टिसिपेट इन लॉटरी ड्रॉ। इन लॉटरी ड्रॉ जो है बेनिफिशियल इंटरेस्ट है और जो एक्शनेबल क्लेम का डिफिनीशन हमने दूसरा पार्ट देखा था ना, एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल पार्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ क्लेमेंट, तो एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अनराज वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ट्रांसफर ऑफ द राइट टू पार्टिसिपेट इन ड्रॉ हेल्ड इन ए लॉटरी इज ए ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। केस का नाम लिख दें, अनराज वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट का केस है। जब भी केस दीजिए सुप्रीम कोर्ट का दीजिए। चलिए अभी ये थोड़ा जाती हो जाएगी। अब देखिए ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग लालमन शुक्ला पढ़ते हैं, उससे बेहतरीन कोई केस ही नहीं हो सकता। कभी उस पर चर्चा करेंगे आपसे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। तो ऐसा पहले के जमाने में, अब चलिए वीडियो खामखा लंबी होती जाएगी, नहीं बोलूंगा इस पे। आते हैं इस केस में, अनराज वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू पार्टिसिपेट इनटू ए लॉटरी ड्रॉ ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट है और अगर ये राइट दिया जाता है तो डेट इज और राइटिंग में दिया जाता है तो डेट इज कंसिडर्ड एज ए ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। यही 1-2 लाइन, पूरे केस के फैक्ट नहीं लिखना है, 1-2 लाइन आपको लिखना है। तो आप देखिए जो एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर होगा इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होगा तो इसका ओरल ट्रांसफर नहीं हो सकता। जब भी होगा तो राइटिंग में होगा, रजिस्ट्रेशन नॉट नेसेसरी। तो इन्हीं चीजों को आप सीक्वेंस में क्रम वाइज सीक्वेंस में लिखें, सारी चीजों को, केस लॉ को लिखें। तो 10 है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको 8 से 9 नंबर तक आ सकते हैं। हमारे यहाँ सारे टॉपिक को पहले डिटेल में पढ़ाया जाता, उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनाया जाता। आपका टारगेट है कि होल सिलेबस को तैयार करना। होल सिलेबस में इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं उन पे थोड़ा विशेष फोकस करना। तो एक्शनेबल क्लेम थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे विशेष फोकस करके आप जस्ट बैठ के रिकॉल भी कर सकते हैं कि क्या एक्शनेबल क्लेम है, क्या एक्शनेबल क्लेम नहीं है, उसका ट्रांसफर कैसे हो सकता, नोटिस कब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नोटिस इज नॉट नेसेसरी। फिर आप आगे कि भाई ट्रांसफरी की लायबिलिटी क्या होगी। तो ये सारे कुछ पोर्शंस हैं। जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है मोर्गेज डेट के बारे में कि व्हाट इज मोर्गेज डेट,
तो मोर्टगेज डेट का जो क्वेश्चन है वो सेक्शन 134 पे बेस्ड है। इसका जवाब इंटरव्यू में आप देंगे कि एक्शनेबल क्लेम को प्रॉपर्टी के तौर पे समझा जाता है और इस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन हासिल किया जा सकता है, और इसको हम लोग 134 के मुताबिक मोर्टगेज डेट कहते हैं। इंटरव्यू में कभी भी जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलना है, बस उतना ही बोलना है जितनी ज़रूरत है। मेंस में भी कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लिखना है, उतना ही लिखना है जितनी ज़रूरत है और रेलिवेंट टू द पॉइंट। तो अंत में आप ये समझ लीजिए, मैंने एक मुहिम शुरू किया है कि मेंस में अच्छे नंबर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही साधारण काम है। हम लोग मेंस में साइंस की तरह नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर आपका मेंस में अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, आप निराश हैं, तो आप निराश मत होइए। स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों से पे मुझसे संपर्क कीजिए, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत ही लोएस्ट चार्जेस, आप दिल्ली वगैरह चले जाएं 3-3 लाख रुपए, हमारे यहाँ तो आपको यकीन नहीं होगा, बहुत ही कम चार्जेस। मैं बहुत सारी मैं अपनी तारीफ यहाँ नहीं करना चाहता, ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। आपने पीछे देखा भी होगा 101 स्टूडेंट के बैच में 66 ऑफिशियल रिजल्ट। अब रिजल्ट निकलने के बाद मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाऊं कि आ जाओ भैया वीडियो बनवा लो मेरे साथ, मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को वो चीजें पसंद नहीं। हमने उनका पूरा रिकॉर्ड ही उठा के वीडियो क्लिप के साथ यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया, ये देख। तो एनीवे, अपने अपने जज्बात, अपने अपने इरादे, अपने अपने संकल्प। चलिए मैं थोड़ा सा बोलता हूँ ज्यादा, आप मुझे इग्नोर करें। अगर आपको ये बातें ठीक ना लगे तो, और अगर ठीक लगे तो फॉलो करें। अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस हमारी मुहिम को आप अपना सहयोग और समर्थन दीजिए, हमारा भी हौसला और उत्साह बढ़ाइए। हम लोग हफ्ते में 2-3 वीडियो, कभी समय रहा तो हर रोज भी वीडियो, कभी थोड़ा गैप भी हो गया। तो मैं चाहता हूं कि मेंस आंसर राइटिंग सीरीज कंटिन्यूअस चलता रहे, इससे बहुत सारे स्टूडेंट का भला होगा। आप देखिएगा बिहार एपीओ इंटरव्यू सीरीज का 52 वीडियो, आप प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए उनको। आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी शानदार बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हमने आपको पार्ट 3 में दिखाया था, हमारे एक स्टूडेंट को इंटरव्यू में 80 नंबर आया था, केवल इंटरव्यू के दौरान ही जुड़ा यूट्यूब के जरिए, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेंस में कम नंबर आया। अब इससे दुखद और क्या हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में 80 नंबर आते हैं और मेंस में इतने कम नंबर होते हैं कि आप बाहर हो जाते, सिलेक्शन नहीं होता। ये बहुत ही पेनफुल है। जिन किसी के साथ भी ऐसा हुआ, मेरी बातों का बुरा नहीं माने, मैं एक जनरल आम लोगों के भले के लिए ये कर रहा हूँ कि थोड़ी सी सावधानी से। चलिए बहुत हो गया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपने सुझाव विचार भी हमें दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।